हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आप सभी को पता है कि संडे वाले दिन हमारी वीडियोस नहीं आती हैं, बट आपके एग्ज़ाम को देखते हुए और मेरा भी मन था कि चलो आज थोड़ा रिवाइज़ ही कर देते हैं। तो जितना भी हमने पहले पढ़ रखा है, जितना भी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। बिल्कुल डिटेल में हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको यहाँ पर बताऊँगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, मैन पास्ट फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन द। तो मानव भोजन एकत्रीकरण अवस्था से भोजन उत्पादन अवस्था में कब आया था? तो वो आया था न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंटेन्स द गायत्री मंत्र। तो किस में जो है तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो वह ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा एट डियर पार्क इन सारनाथ इज कॉल्ड। तो सारनाथ में डियर पार्क में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला प्रवचन था वह कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था, और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शंगाज देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ। तो संघ काल के दौरान पुनर्जागरण हुआ था, तो वो हुआ था ब्राह्मण धर्म का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उपनिषद्स ऑल्सो नोन एज द वेदांत्स आर डैश इन नंबर्स। तो उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से जाने जाते हैं, तो उन वह संख्या में कितने हैं? तो वो संख्या में है 108। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर हर्षवर्धन। तो हर्ष के शासनकाल में कौन सा उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन चुका था? तो वो कन्नौज बन चुका था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, विच एंशियंट इंडियन स्टेट वॉज एन ऑटोनोमस रिपब्लिक। तो कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य स्वायत्त गणतंत्र था? तो वह कौन सा था? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो था शाक्य। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ करेक्टली मैच। तो कौन सा जो है तो सही युग्म है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए दे करके रखा है, चौहान जो है तो दिल्ली पर राज करते थे और परमार जो है तो मालवा पर राज करते थे। इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, द स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ विजयनगर किंगडम वॉज। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो वो थे विद्यारण्य। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे जिन्होंने 1336 में किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द जजिया वॉज एबलिश बाय। तो जजिया जो है तो जजिया कर समाप्त किसके द्वारा किया गया था? ये भी मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि 1564 में अकबर के द्वारा जो है तो जजिया कर की समाप्ति की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शेर शाह रियल नेम वॉज। तो शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोवा वॉज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय। तो गोवा सर्वप्रथम किसके द्वारा उपनिवेश बना था? तो वो बना था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पहला पुर्तगाली कौन था जो कि भारत में आया था? तो वो कौन सा था? तो वो था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। और ये कहाँ पर उतरा था? तो यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, और वहाँ के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द रेड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। तो दिल्ली का लाल किला जो है तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तुलसीदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो तुलसीदास किसके समकालीन हुए थे? तो यह अकबर के समकालीन हुए थे। ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा जाता है, भक्त तुकाराम। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज लेड बाई। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व जो है तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में इसने जो है तो हमारे भारत पर आक्रमण किया था। भारत में कहाँ पर? सिंध में इसने आक्रमण किया था। और उस समय सिंध का राजा कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था दाहिर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। तो कौन स्थानीय स्वशासन अधिनियम से संबंधित था? तो वह कौन था? 17 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो वो था लॉर्ड रिपन। ऑप्शन
डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रिपन का टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, इसका टाइम पीरियड था 1880 से लेकर के 1884 तक। और भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था, तो वो रिपन ही था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1881 1881 में इसने जो है तो पहली नियमित जनगणना भारत में करवाई हुई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और 1882 भी इंपॉर्टेंट है। 1882 में इसने हंटर कमीशन लाया था जो कि शिक्षा संबंधित था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1882 में ही इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है तो समाप्त भी किया था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट काम जो है तो रिपन ने करवाए हुए थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न एट। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है तो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था नाडियाद में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बिफोर दिल्ली वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली के पहले कहाँ पर थी, तो दिल्ली से पहले हुआ करती थी कलकत्ता में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, हु कमेंटेड दैट क्रिप्स मिशन वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो किसने टिप्पणी की थी कि क्रिप्स मिशन ढहते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था। अच्छा, यहाँ पर क्रिप्स मिशन की बात आई है, तो क्रिप्स मिशन यह भारत कब आया था, तो यह 1942 में यह भारत आया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @let's prepare to सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। तो भारत ने किस कारण सरकार का संघीय प्रारूप चुना था, तो भारत ने लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी यानी कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के आधार पर संघीय प्रारूप चुना था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया में बी रेस्ट्रिक्टेड इफ द फ्रीडम इज यूज्ड टू। तो भारत में वाक की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित हो सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है लोगों को हिंसा के लिए भड़काने में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, विच विल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन राज्यसभा। तो कौन सा विधेयक पहले जो है तो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, तो नहीं लाया जा सकता तो वो है मनी बिल यानी कि धन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ जो है तो लोकसभा में लाया जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 24 है, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल अ न्यू। तो जब लोकसभा भंग होती है अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है जब तक नया अध्यक्ष चुना जाता है, जब नया सदन बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मेट्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा कैन नॉट एक्सीड्स। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती, तो 15 से अधिक जो है तो नहीं हो सकती। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज। तो लोक लेखा समिति है एक, तो लोक लेखा समिति है एक लोकसभा की चयन समिति यानी कि सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आई नो आप कुछ एक स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि सर ये क्वेश्चन जो है तो गलत है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। पर देखो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी परसों वाली वीडियो में ही हमने पॉलिटी वाली वीडियो देखी हुई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति के बारे में बताया हुआ था कि लोक लेखा समिति की स्थापना जो है तो 1921 में हुई थी। और सबसे पुरानी समिति, सबसे पुरानी जो संसदीय समिति है वह कौन सी है, तो वह लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ही है। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, 22 इसमें टोटल मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 जो है तो लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 जो है तो राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी। तो संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अधिकतम समय अंतराल हो सकता है, तो वो हो सकता है 6 महीनों तक। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमुलगेटेड और एनी स्टेट इन इंडिया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है,
तो वो लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें, विच हाई कोर्ट कवर मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरीज, तो कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य संघीय क्षेत्र को कवर करता है, तो वह कौन सा है, तो वह है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्र में जो है तो कौन से एरियाज आते हैं, कौन से राज्य आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो है तो एक तो असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मिजोरम आ जाता है और नागालैंड आ जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस इज द सेम एज दैट ऑफ, तो चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया समान है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स फॉर फंड्स मेनली ऑन, तो पंचायती राज संस्थान निधि के लिए प्रमुखतः निर्भर रहते हैं, तो वो कहाँ पर निर्भर रहते हैं, तो वह गवर्नमेंट फाइनेंस यानी कि सरकारी वित्त पर जो है तो निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द, तो भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी आत्मा पर आधारित होती है, तो वो होती है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना की आत्मा पर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो निम्नलिखित में से किस देश का विश्व में सबसे संक्षिप्त संविधान है, तो वो हो जाएगा यूएसए का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और पॉलिटी वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया हुआ था कि सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, तो वो हमारे इंडिया यानी कि भारत का है। अच्छा, इसमें टोटल वर्ड्स कितने थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में थे मूल संविधान में, वह टोटल वर्ड्स कितने थे, ये मैंने आपको प्रीवियस जो परसों पॉलिटी वाली क्लास थी वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था। टोटल वर्ड्स कितने थे वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज, तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है तो इनकी नियुक्ति की जाती है। और गवर्नर की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 153 में जो है तो गवर्नर की चर्चा की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज अ केस ऑफ, तो निस्पंद स्फीति का अर्थ निकलता है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, तो वो निकलता है रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रतिसार प्लस स्फीति। और जब मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था तो मैंने आपको स्टैगफ्लेशन यानी कि निस्पंद स्फीति होती क्या है वो भी मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था। तो स्टैगफ्लेशन क्या होती है, जब भी इकोनॉमी पर इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों की कंडीशन एक साथ आ जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय अ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स, तो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं में शामिल होता है तो वह क्या होता है, तो वो होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय और क्रय। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, अ ड्यूल इकोनॉमी मीन्स सिमल्टेनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ, तो किसी दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ है डैश का साथ साथ सह अस्तित्व, तो उन्नत और पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लक्षणों का साथ साथ सह अस्तित्व। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फीचर्स ऑफ एडवांस एंड बैकवर्ड इकोनॉमीज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो कौन सा एक अधिकृत प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ सेल यानी कि विक्रय का पर्याप्त अर्थशास्त्र, ये जो है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, नाबार्ड मीन्स, नाबार्ड की यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। और किसकी सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पे जो है तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सेबी
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, विच इज़ नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो कौन सा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो जुपिटर के सैटेलाइट में ईओ आ जाता है, कैलिस्टो आ जाता है और जुपिटर आ जाता है। बाकी टाइटन टाइटन जो है तो जुपिटर का एक सैटेलाइट नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो टाइटन जो है तो किसका उपग्रह है, तो यह शनि ग्रह का उपग्रह है, ये आपको ध्यान में रखना है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो टाइटन ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और टाइटन की खोज की गई थी 1665 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ। तो सूर्य की विकिरित ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है, तो वो होती है शॉर्ट वेव्स में, यानी कि लघु तरंगों में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें, द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम ईदर ऑफ द पोल्स इज। तो किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी होती है 10,002 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, द इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन ड्यू टू। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस कारण उत्तर प्रशांत महासागर में 180 डिग्री यामी उत्तर से विचलित होती है। तो इस प्रकार जो है तो यह विचलित होती है क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं अलूशियन आइलैंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो किस वजह से जो है तो यह विचलित होती है, अलूशियन आइलैंड्स की वजह से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो वायुमंडल का सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है, तो सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभमंडल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, द हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। तो पृथ्वी का उच्चतम स्तर क्या होता है। अब ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है तो वो किससे मिलकर बना होता है, तो वह सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे ऊपरी परत बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम की, ये जो सेंटर वाली होती है यह बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम की, ये भी आपको पता चल गया। और ये जो सबसे लास्ट वाली होती है ये बनी होती है निकल और आयरन की, किसकी, निकल और आयरन की, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये जो सबसे ऊपर वाली परत है इसको क्रस्ट कहा जाता है, ये जो सेंटर वाली परत है इसको मेंटल कहा जाता है, और ये जो सबसे लास्ट वाली परत है इसको कहा जाता है कोर। ये भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, वॉल्केनिक एक्टिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ज्वालामुखी गतिविधि किसके निर्माण को अभिप्रेरित करती है। तो ज्वालामुखी गतिविधि जब भी होती है तो वह क्रेटर लेक्स यानी कि क्रेटर झील के निर्माण को अभिप्रेरित करती है। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो हो जाएगी लोनार झील, जो कि कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो, वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो और अपने भाई बहनों के साथ जरूर से हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज। तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको सवाना घास के मैदान कहा जाता है। 48 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में है स्टेपीज। तो स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह यूरेशिया यानी कि यूक्रेन साइड पाए जाते हैं। ऑप्शन सी में है पंपाज। तो पंपाज कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। ऑप्शन डी में है डाउन्स। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो डाउन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। तो निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप को जो है तो अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, जो कि हम इसको लास्ट क्वेश्चन मान के चलेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, बोत्सवाना इज़ द चेंज्ड नेम ऑफ। तो बोत्सवाना जो है तो परिवर्तित नाम है। तो बोत्सवाना का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो वो हुआ करता था बेचुआना लैंड्स यानी कि बेचुआना लैंड्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो बोत्सवाना ये जो देश है ये किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। बोत्सवाना की राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोन।
और यहीं पर बोत्सवाना में ही जो है तो कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पर पाया जाता है, तो यह बोत्सवाना देश में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी कालाहारी मरुस्थल में कौन सी ट्राइब रहती है, कौन सी जनजाति रहती है, तो वो है बुशमैन ट्राइब, बुशमैन जनजाति। जिस तरह मैं क्वेश्चंस को लिंक कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी क्वेश्चंस को लिंक करके चलना है, तभी आपके क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में सही होंगे। अब कुछ और देश भी हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करें इराक। इराक का पहले नाम हुआ करता था मेसोपोटामिया। म्यांमार का पहले नाम क्या हुआ करता था, बर्मा। उसी तरह ईरान का पहले नाम हुआ करता था पर्शिया। श्रीलंका का पहले नाम जो है तो सिलोन हुआ करता था। थाईलैंड का पहले नाम हुआ करता था सियाम। जापान का पहले नाम हुआ करता था निपन। जिम्बाब्वे और जाम्बिया ये भी दो देश हैं जिनका पहले नाम जो है तो रोडेशिया हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर हमने 4 सेक्शन जो है तो कवर कर लिए। एक तो हमने हिस्ट्री का सेक्शन कवर कर लिया, पॉलिटी का कर लिया, इकोनॉमी का कर लिया और जियोग्राफी का कर लिया। तो ये 4 सेक्शन आज के लिए बहुत हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।